गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। ताकि आज मैं यहाँ पर क्लास 6 की चैप्टर नंबर 8 पर डिस्कशन करने जा रहा हूँ। और इस चैप्टर में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं उसका टाइटल, उसका शीर्षक है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, वाइटल विलेज, थ्रिविंग टाउन्स। इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो चैप्टर नंबर 8 का जो शीर्षक है वो है खुशहाल गांव, वाइटल विलेज एंड समृद्ध शहर यानी थ्रिविंग टाउन्स। दरअसल ये जो शीर्षक बनाया गया है इसका मतलब ये है कि ये ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के बाद, 6th century BC के बाद जो द्वितीय नगरीकरण का दौर आया, जो सेकंड अर्बनाइजेशन का फेज आया, कृषि क्षेत्र में जो बड़े परिवर्तन देखने को मिले। आपने इसे पिछले अध्यायों में भी पढ़ा है कि लोहे का प्रयोग हुआ, कृषि क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव देखा गया, आर्थिक समृद्धि का नया दौर आया, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ी, ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोशन मिला, पंच मार्ट कॉइन्स यूज होने लगे। तो ये इकोनॉमिक सिनेरियो में ये चैप्टर ये डील करता है कि आफ्टर पोस्ट वैदिक एज यानी वैदिकोत्तर काल में, या लेटर वैदिक एज हम कह सकते हैं, वैदिकोत्तर काल में क्या बदलाव हुए थे और ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में किस तरीके से आर्थिक तौर पर बड़े बड़े परिवर्तन दिखाई देते हैं और एक प्रॉस्पेरिटी का समय शुरू होता है। तो उसी पर ये पूरा अध्याय है। चलिए देखते हैं कि इसमें किस तरह के कॉन्सेप्ट दिए गए, इसके बारे में बात की जाए। इसी में आपको दक्षिण भारत का भी इतिहास मिलेगा। आपने साउथ इंडियन हिस्ट्री में अब तक महापाषाण काल के बारे में पढ़ा, यानी मेगालिथिक कल्चर के बारे में पढ़ा था। उम्मीद करता हूं आपको याद होगा कि महापाषाणिक कब्रें मिली थी, जो मेगालिथिक बरियल्स मिले थे, उनसे हमने उनके कल्चर के बारे में जाना था। तो उसके संदर्भ में अब आगे आप लोग ये पढ़ेंगे कि किस तरह से दक्षिण भारत में तमिल प्रदेश में कुछ ऐसे तमिल साहित्य की रचना हुई जिससे हमें दक्षिण के 3 राजवंशों के बारे में पता चलता है। यानी चोल, चेर और पांड्य जैसे राजवंशों की कहानी हमें जिस संगम साहित्य में मिलती है उसकी चर्चा भी इस अध्याय में की गई। यही आपका पूरा ये चैप्टर है। तो ये चैप्टर बेसिकली 2-3 चीजों को फोकस करने वाला है। एक तो नॉर्थ इंडिया में जो 6th century BC से लेकर बड़े बड़े चेंजेस हुए, नगरीकरण का दौर आया, एक बार दोबारा भारत में नगरों का उदय हुआ, उसके बारे में है। दूसरा, जो दक्षिण भारत में तमिल प्रदेश में तमिल साहित्य की रचना हुई जिससे हमें दक्षिण का इतिहास पता चलता है, संगम साहित्य पर बात करेंगे। और इसी तरीके से हम ये देखेंगे कि इस दौर में कैसे विदेशी व्यापार भारत में बढ़ा। चलिए कहानी की शुरुआत की जाए। तो जैसा कि आपने देखा, एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर की शुरुआत एक स्टूडेंट को एड्रेस करने के साथ होती है। और ये बात मुझे कई बार आपसे कहना पड़ा कि ये एकेडमिक बुक है, स्कूल के बच्चों के कैरिकुलम को फॉलो करती है। इसका टारगेट वो स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 6 में पढ़ने वाले बच्चे हैं। और इसीलिए इसको थोड़ा रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए कहानी के अंदाज में बयां किया जाता है, जिससे क्लासरूम के बच्चों का एक एनवायरनमेंट बने और वो इस कहानी में एंगेज हो। तो यहाँ पर कहानी कैसे शुरू की गई कि एक लोहार की दुकान है, उस पर प्रभाकर नाम का एक स्टूडेंट है, वो पहुंचा। तो ये कह रहे हैं प्रभाकर एट द ब्लैक स्मिथ शॉप, ब्लैक स्मिथ के शॉप पर एक स्टूडेंट जिसका नाम प्रभाकर है वो गया है। और उसी से ये कहानी शुरू होती है। प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्ठी जल रही थी। औजार बनाने के लिए 2 लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को यह सब बड़ा मजेदार लग रहा था। तो बच्चों के संदर्भ में अगर देखा जाए तो वाकई बच्चों को तो इस तरह की चीजें मनोरंजक लगती ही हैं। तो यहाँ पर ये कहानी शुरू करके अब ये टॉपिक पर आपको लेकर आ रहे हैं कि लोहे का प्रयोग भारतीय उपमहाद्वीप में कब शुरू हुआ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसका एविडेंस कहाँ से मिलता है, कैसे पता चलता है कि भारत में लोहे का प्रयोग कब हुआ और किस संदर्भ में लोहे का प्रयोग आगे चलकर व्यापक पैमाने पर हुआ। तो लोहे के औजार और खेती, इस दो का संबंध बहुत घनिष्ठ है, क्योंकि लोहे ने ही खेती के क्षेत्र में कई व्यापक परिवर्तन पैदा किए। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है।
लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं इस उपमहाद्वीप में। अब ये लाइन गौर करिए, इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लगभग 3000 साल पहले शुरू होने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है, लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व के आसपास, 1000 ईसा पूर्व के आसपास, अराउंड 1000 बीसी। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि जहां पर ऋग्वैदिक काल का अंत, ऋग्वैदिक काल का अंतिम चरण, ऋग्वैदिक काल का अंतिम चरण था, तब लोहे की खोज हुई और लोहे से लोग परिचित हुए। तो यहां पर लगभग 3000 साल पहले लोहे के प्रयोग के बारे में बात की गई। फिर कहते हैं महापाषाण कब्रों में, जो आपने दक्षिण भारत के इतिहास में पढ़ा था, महापाषाणिक कब्रों में भी लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। तो दक्षिण भारत में भी लगभग इसी के आसपास लोहे का प्रयोग दिखाई देता है और इनके बारे में हम लोग अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। तो जब चैप्टर 4 हम लोग पढ़ रहे थे उसमें यह डिस्कशन हुआ था कि कैसे महापाषाणिक कब्रों में लोहे के बने औजार मिले हैं, लोहे की बनी हुई चीजें मिली हैं और लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास की ही महापाषाणिक संस्कृति भी है। तो ये दो के दोनों पॉइंट परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अहम है। आगे बढ़ते हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों का उपयोग बढ़ने लगा। तो करीब 2500 वर्ष पहले का मतलब क्या हुआ, बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। ये लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या बता रही है कि लोहे का प्रयोग ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में बढ़ा। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, 6ठी शताब्दी की जब हम बात करते हैं, यानी 6th सेंचुरी बीसी की जब हम बात करते हैं, तो इसका मतलब हुआ आफ्टर 600 बीसी, आफ्टर 600 बीसी, 600 बीसी के बाद, 600 ईसा पूर्व के बाद। और यहां पर लगभग 2500 साल पहले यानी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के दौर में लोहे का प्रयोग बढ़ा खेती के क्षेत्र में, अस्त्र शस्त्र के निर्माण में, और इसके परिणाम स्वरूप आप देखें तो कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर बड़े परिवर्तनों का जन्म हुआ। तो कैसे परिवर्तन शुरू होता है, अब जंगलों को साफ करना आसान हो चुका था। जो डेंस फॉरेस्ट एरिया थे, बड़े घने जंगल थे, उनकी कटाई आसानी से हो सकती थी। जंगलों को काटना अब आसान था जब लोहे का प्रयोग नहीं था, जब लोहे से अनभिज्ञ थे लोग, आयरन अननोन था, तो उस समय जंगल काटना सुलभ या आसान नहीं था। और इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि कृषि बहुत ही सीमित स्तर पर होती थी, पशुपालन का अधिक महत्व था। यही तो कारण रहा कि ऋग्वैदिक काल में कृषि जैसा व्यवसाय सेकेंडरी था और एनिमल हर्डर्स या पशुपालक उनका मुख्य व्यवसाय था, यानी पशुपालन या एनिमल रेयरिंग मेन ऑक्यूपेशन था। लेकिन लेटर वैदिक एज में सिचुएशन बदलने लगी। तो यहां पर ये कह रहे हैं जंगलों को साफ किया गया, इसके लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। यानी अब लोहे के फाल वाले हल आए। तो जो मैंने लैंड प्लगिंग की बात की थी, ये आपको पढ़ाया भी था, मैंने बताया था खेतों की जुताई अब आसान हो गई। यानी कृषि में दो बड़े परिवर्तन आपको दिखाई देंगे। एक तो नई कृषि जमीनों की खोज हुई, नई नई जमीनें तैयार की गई जंगलों को साफ करके, तो कृषि का क्षेत्र बढ़ गया, एरिया बढ़ गया। जैसे आपके पास पहले मान लीजिए 1 बीघे का प्लाट था जिस पर खेती कर रहे थे, अब 10 बीघे का प्लाट तैयार हो गया क्योंकि जंगलों को काटकर उसे खेती के लायक जमीन में बदल दिया गया। तो यह तभी संभव हुआ जब लोहे के इस तरह के औजारों का निर्माण हुआ, क्योंकि पेड़ों को काटना, जंगलों को काटना वो एक मजबूत धातु से ही संभव था। पत्थर की कुल्हाड़ी या फिर तांबे से तो इस तरह के औजार बनाए भी नहीं जा सकते थे, कांसे से इस तरह के औजार बनाए भी नहीं जा सकते थे। तो हमें एक ऐसे मेटल की जरूरत थी जो मजबूत हो और इन जंगलों को आसानी से काट सकें। तो इसके लिए लोहा सबसे कारगर था। लोहे का प्रयोग बढ़ना ही
आर्थिक परिवर्तन को जन्म देने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक साबित हुआ। अब अध्याय 5 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया, सरप्लस प्रोडक्शन। ये सबसे बड़ा इकोनॉमिक चेंज है। इसका रिजल्ट क्या सामने आया? कृषि उत्पादन का बढ़ना। तो कृषि उत्पादन बढ़ने में लोहे की बहुत प्रमुख भूमिका है, क्योंकि खेतों की जुताई अब आसान थी, बीजों की बुआई बहुत अच्छे तरीके से हो सकती थी और इसके साथ साथ नए नए खेत तैयार किए जा सके थे। इसलिए लोहे की बहुत क्रांतिकारी भूमिका रही। और जब नए खेत तैयार किए गए और खेतों की जुताई ढंग से की गई, उत्पादकता बढ़ गई, अनाज ज्यादा पैदा हुआ और इस तरह से हम कह सकते हैं सरप्लस में प्रोडक्शन हुआ, यानी उत्पादन अधिशेष की अवस्था आई। यहाँ पर लोहे के कुछ औजार आप देख रहे हैं जो आज भी रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल में आते हैं, जैसे हंसिया, कुल्हाड़ी, सड़सी, इस तरह की चीजें यहाँ पर बनी है। इसको सड़सी कहते हैं, बताने की जरूरत ही नहीं, आप जानते ही हैं। ये कुल्हाड़ी का एक अंश है और इसके साथ साथ ये हंसिया जो यहाँ पर फसलों की कटाई में आज भी प्रयुक्त होता है। तो लोहे की ऐसी 5 चीजों की सूची बनाओ जिनका प्रयोग तुम रोज करते हो। ये आप यहाँ 5 क्या ऐसे 50 की लिस्ट आप बना सकते हैं जिसका प्रयोग हम लोग आज रोजमर्रा के जीवन में करते हैं। तो आज तो आयरन हमारे जीवन में चारों ओर हमारे सराउंडिंग में मौजूद है, ठीक है। उसका प्रयोग आम जनजीवन में बहुत ज्यादा है, लेकिन ये ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में लोहे के प्रयोग का बढ़ना आर्थिक परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण कारण बना। इसकी व्याख्या इस पैराग्राफ में की गई। अब आगे चलते हैं। आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर, यानी आयरन का आना और एग्रीकल्चर में एक बहुत रिमार्केबल प्रोग्रेस दिखाई देना, ये दोनों कोरिलेटेड है। जब आयरन की डिस्कवरी हुई, इसका यूज स्टार्ट हुआ प्रॉपर तरीके से, तो इसका जो अल्टीमेट रिजल्ट सामने आया वो था एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में इंक्रीज, यानी खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई। वी ऑफन टेक द यूज ऑफ आयरन फॉर ग्रांटेड टुडे। Things made of iron and steel are a part of our daily lives. The use of iron began in, यानी ये लाइन गौर करिएगा, the use of iron begins in the subcontinent around 3000 years ago। और 3000 years ago का मतलब ही यहाँ पर ये हुआ कि ये बात हो रही है 6th century BC की। फिर some of the largest collections of iron tools and weapons were found in the megalithic burials about which you read in chapter 4। चैप्टर 4 में हम लोग मेगालिथिक बरियल्स पर जब डिस्कशन कर रहे थे तो ऑलरेडी इस पर बात हो चुकी है कि लगभग 1000 बीसी के आसपास आयरन यूज होना शुरू हो चुका था। यानी आयरन एक तरीके से डिस्कवर हुआ आज से 3000 साल पहले, अराउंड 1000 बीसी। आगे बढ़ते हैं। फिर ये कहता है अराउंड 2500 ईयर्स एगो, दैट्स मीन इन 6th सेंचुरी बीसी। 6th सेंचुरी बीसी में इसका यहाँ पर प्रयोग ज्यादा होने लगा। ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन टूल्स, these included axes for clearing forest and the iron pluggers, as we had seen in chapter 5। the pluggers was useful for increasing agricultural production। यानी जो प्लगशेयर्स थे उसके माध्यम से, यानी आयरन प्लग के यूज के माध्यम से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ गया। तो आयरन टूल्स का बहुत बड़ा रोल रहा इस तरह से इकोनॉमिक प्रोग्रेस में। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, सिकल, टंग्स, एक्सेस, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया गया उस दौर में। आगे बढ़ते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। अब देखिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने के पीछे क्या क्या कारण थे। एक फैक्टर डिस्कस किया कि लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग हुआ, यानी आयरन प्लग का यूज किया गया जिससे प्रोडक्शन बढ़ा। अब कुछ अन्य कारण जैसे सिंचाई सुविधाओं का विकास हुआ। तो समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बना रहना मुश्किल था। आपको बच्चों याद हो तो जब हम लोग यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कस कर रहे थे, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता, तभी मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि बिना गांवों के समृद्धि के शहरों का विकास संभव नहीं है। अर्बनाइजेशन का प्रोसेस तभी आगे बढ़ सकता है, यहाँ अर्बनाइजेशन तभी सक्सेस हो सकता है जब यहाँ पर
विलेज की कंडीशन बहुत बेटर हो, इकोनॉमिकली बेटर पोजीशन हो। क्योंकि अगर गांवों में आजीविका बेहतर तरीके से चल रही होगी, फूड प्रोडक्शन बेहतर तरीके से हो रहा होगा, सरप्लस में प्रोडक्शन होगा, तभी शहरों में जनजीवन चल सकेगा। क्योंकि आप अगर नगरों में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तब भी आपके जीवन का अधिकांश हिस्सा गांवों पर निर्भर है। जैसे आप शहरों, देखिए शहर और गांव का फर्क उनके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में होता है। गांव का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि वहां कच्चे मकान हो, कच्ची सड़कें हो तो गांव है, जहां पक्के मकान है, पक्की सड़कें हैं, वो शहर हो जाए। शहर गांव में ये अंतर नहीं। शहर और गांव में उनके आर्थिक जनजीवन में अंतर होता है, उनके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में अंतर होता है। ग्रामीण क्षेत्रों की जो आजीविका होती है, जो लिवलीहुड है, उसमें प्राइमरी एक्टिविटी का रोल होता है, यानी एग्रीकल्चर, इस तरह की चीजें, एनिमल रेयरिंग, इस तरह की चीजें प्राइम होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं एक ऐसा क्षेत्र जहां पर आर्थिक जनजीवन, जहां पर जीविका का साधन कृषि और पशुपालन हो, बागवानी हो, तो उसे गांव कहा जाता है। शहरों का जो आर्थिक जनजीवन होता है, वहां की जो इकोनॉमिक लाइफ होती है, वो या तो सेकेंडरी सेक्टर से जुड़ी होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, और या फिर सर्विस सेक्टर ज्यादातर। तो जैसे अगर हम लोग शहरों में रह रहे हैं, मान लीजिए दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, तो देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जो खासकर इसका मुख्य टाउन एरिया है, वहां पर खेती बाड़ी या पशुपालन जैसा आर्थिक व्यवसाय आपको दिखेगा ही नहीं। शायद ही आपको दिल्ली के किसी भी यहाँ पर परिधि में, इसके रेडियस में ऐसा कोई दृश्य दिखाई दे जहां आप कहे पशुपालन या खेती बाड़ी का काम हो रहा। और अगर ढंग से कोई नगर बसाया गया, प्लांट वे में बसाया गया, तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि शहरों में रहने वाले लोग वो खेती पर निर्भर नहीं, क्योंकि खाते वो भी गेहूं ही है, चावल ही है, दाल ही है। खाने के लिए उनको भी वही संसाधन चाहिए जो फूड यहाँ खेतों में प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो इसी कारण से जब तक गांव में प्रोडक्शन सरप्लस नहीं होगा, तब तक शहरी जनजीवन आगे नहीं बढ़ सकेगा, शहरों का विकास नहीं हो सकेगा, शहरों का निर्माण नहीं हो सकेगा। तो ये यही कह रहा है कि समृद्ध गांवों के बिना राजाओं और उनके राज्यों का बना रहना मुश्किल था। क्योंकि उस समय तो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत वो किसानों से मिलने वाला भू राजस्व ही था, लैंड रेवेन्यू ही स्टेट की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स था। और जब स्टेट के पास ये इनकम थी, तभी उन्होंने फोर्टिफाइड टाउन्स बनाए, इतनी बड़ी आर्मी खड़ी की। तो इन सब के लिए समृद्ध गांवों का होना बहुत जरूरी था। इस तरह कृषि के विकास में नए औजार और रोपाई, आपने ये भी देखा था लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग ही नहीं, बल्कि रोपण कृषि का भी जन्म लेना, ये भी कृषि उत्पादन को बढ़ाने वाला था। रोपण कृषि आपको बताया था मैंने, क्रॉप प्लांटेशन, जिससे चावल की खेती में उत्पादन बढ़ा, चावल अच्छे से पैदा होने लगा। तो ये आपने चैप्टर 5 में पढ़ा भी था। तो कृषि के विकास में एक तो लोहे के नए नए औजारों का प्रयोग शुरू हुआ, जैसे लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग। ऐसे ही मैंने कहा रोपण कृषि आई, तो ये एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुए। इसी तरीके से सिंचाई सुविधाओं का भी जो विकास हुआ, ये भी उत्पादन बढ़ाने वाला एक कारगर कदम साबित हुआ। इस समय सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण शुरू हुआ, कुओं का निर्माण हुआ, तालाब बनाए गए, कृत्रिम जलाशय तैयार किए गए, और इस तरह से खेती बाड़ी के काम में बहुत प्रगति दिखाई देती है। तो एक तरफ खेतों की जुताई के लिए लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग, दूसरा रोपण कृषि का आविष्कार, और तीसरा सिंचाई के लिए कृत्रिम जलाशय का निर्माण या सिंचाई सुविधाओं का विकास, ये सब कृषि उत्पादन में आशातीत वृद्धि लेकर आया। यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, और इस चार्ट में कुल मिलाकर 9 स्टेटमेंट है। 9 स्टेटमेंट में से इन्होंने, आप देख रहे होंगे कि इसमें से 5 स्टेटमेंट इन्होंने लिख रखे, और बाकी आगे आप नोटिस करें तो इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, और ये कहा है कि ये स्टेटमेंट कहाँ फिट बैठेगा, इसको आप यहाँ पर एक असाइनमेंट के तौर पर करें। जैसे एक स्टेटमेंट है लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, फिर है किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घट गई, कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था, राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। तो इस स्टेटमेंट को हम नाम दे सकते हैं 1, 2, 3 और 4। ठीक है,
ये नाम दे दें तो यहां पर आपको क्या करना है, ये बताना है कि पहला स्टेटमेंट है राजा को सेना महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए थे। दूसरा, ये धन कहां से आएगा, वो किसानों से कर लेते हैं। फिर आगे देखिए यहां पर लिखा है कि अगर किसानों से कर लेते हैं तो किसानों को कर अदा करने के लिए अनाज का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो कर ठीक से अदा कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि तीसरे वाले स्टेटमेंट में यहां पर जो मैंने अभी स्टेटमेंट पढ़ा वो फिट बैठेगा। यही आपको असाइनमेंट के तौर पर दे रहा हूं कि वहां वो जो स्टेटमेंट है उसको पढ़िए और इस फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करिए कि कौन सा स्टेटमेंट कहां आएगा। ये बच्चों के लिए एक असाइनमेंट है, तो आप भी अपने लिए असाइनमेंट मान लीजिए और इसको फिल करिएगा। तो इसको मैं स्केप करके आगे बढ़ रहा हूं। वैसे तो मैं बता देता, जैसे मैंने कहा यहाँ तीसरा स्टेटमेंट आएगा, कहां पर, तीसरा स्टेटमेंट इस जगह पर आएगा। तो मैं इसको एक बार फिर से इरेज कर दे रहा हूं। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि जो ये नाम मैंने दिए थे ये हटा रहा हूं। आपको इसे पढ़कर इसके सामने लिखना कौन सा तीसरे नंबर पर आएगा, कौन सा पांचवें नंबर पर आएगा, वो इसके सामने लिख देना। जैसे इसका उत्तर क्या हो गया कि ये तीसरे नंबर पर आएगा। ठीक, तो यहां पर आप आंसर में लिखेंगे तीसरे नंबर पर, और बाकी स्टेटमेंट आप पढ़ के उसके सामने नंबरिंग करते जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, तो अदर स्टेप क्या लिए, तो तीन इंपॉर्टेंट स्टेप याद रखिएगा। एक तो मैंने कहा आयरन प्लग का यूज हुआ, वो इसमें पहले ही आप पढ़ चुके हैं। दूसरा क्रॉप प्लांटेशन आया, क्रॉप प्लांटेशन से भी प्रोडक्शन बढ़ा। और तीसरी चीज इसमें इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप हुई। तो ये यहां पर ये कह रहे हैं कि जो क्रॉप प्लांटेशन, ठीक है, ये ट्रांसप्लांटेशन जो लिखा हुआ है इसको आप कर दीजिएगा क्रॉप प्लांटेशन। ठीक है, तो जो क्रॉप प्लांटेशन किया गया, सिस्टम ऑफ क्रॉप प्लांटेशन, उसके साथ साथ जो आयरन के टूल्स यूज किए गए एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप हुई, जैसे कैनाल्स बनाए गए, वेल्स बनाए गए, टैंक्स बनाए गए, आर्टिफिशियल लेक्स तैयार किए गए। तो ये सब जो इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप की गई, इससे भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा। और फिर मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दिया कि एक चार्ट है, इस चार्ट में कुल 9 स्टेटमेंट फिल होंगे, जिसमें से 5 इन्होंने पहले से फिल कर रखे हैं, और बाकी आपको स्टेटमेंट पढ़ करके आगे जो स्टेटमेंट दिया गया उसको यहाँ पर फिल करना है। कि आप आराम से क्लास ओवर होने के बाद करिएगा। चलिए अब आते हैं, गांव में कौन लोग रहते थे। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान दीजिएगा। यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का चाहे सदर्न पार्ट हो और चाहे नॉर्दर्न पार्ट हो, इसमें गांवों के अंतर्गत रहने वाले लोगों को 3 कैटेगरी में बांटा गया। तो इसमें जो पहला महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहां आप नोटिस करें क्या है, वो है तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्लला कहा जाता था। अब ये प्रश्न सीधे आ जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि वेल्लला किसे कहा गया है। मान लीजिए आपसे यही प्रश्न पूछा गया कि वेल्लला किसे कहा गया, वेल्लला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तमिल क्षेत्र में रहने वाले बड़े भूस्वामी, जमींदार जैसे लोग। तो तमिल क्षेत्र में जमींदारों को, बड़े बड़े भूस्वामियों को वेल्लला कहा जाता था। फिर इसके बाद अगली लाइन यहां पर आप देखिए, अगली लाइन क्या है, साधारण हलवाहों को उड़वार। अब एक और टर्म आपको मिला, वो क्या है, उड़वार। ठीक, यहां पर आपको एक टर्म मिला उड़वार। उड़वार किसे कहते थे, अगर ये प्रश्न पूछा गया तो आंसर क्या हो जाएगा, साधारण किसानों को। साधारण हलवाहों का मतलब साधारण किसान जो भूमिहीन होते हैं। तो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि भूमिहीन नहीं कहना, छोटे किसान कहना, साधारण किसान का मतलब है यहां पर। तो उड़वार हो गए, और फिर इसके बाद एक नाम आपको और मिलेगा, वो है कड़ैसियार। कड़ैसियार, ठीक, ये 3 यहां पर नाम
महत्वपूर्ण है, तीनों नाम गौर करें आप। तो तीसरा नाम जो इसमें दिया गया है वो है भूमिहीन मजदूर, जिनके पास खेत नहीं थे, दूसरे की जमीनों पर काम करते थे, दास। ये कड़ैसियार कहलाते थे और अधिमई कहलाते थे। तो कड़ैसियार और अधिमई ये दो नाम आपके सामने और हैं। अधिमई किसे कहा गया या कड़ैसियार किसे कहा गया, ये चारों शब्दावलियां आपको ध्यान रखनी। यानी उणवार किसे कहते थे, बेल्लला किसे कहते थे, कड़ैसियर या अदमई किसे कहते थे, ये सब तमिल क्षेत्र के किसक काम करने वाले गांव में रहने वाले लोग हैं, जिसमें से बेल्लला भूस्वामी है, बड़े बड़े जमींदार हैं, उणवार साधारण किसान हैं जिनके पास जोत सीमाएं कम है, कम खेत हैं, और कड़ैसियार अदमई भूमिहीन मजदूर है, दास है, यानी एक तरीके से दूसरे की जमीन पर खेती बाड़ी का काम करने वाले बहुत ही गरीब मजदूर जैसे किसान। फिर अब यहाँ पर जरा देश के उत्तरी हिस्से की बात की जाए, तो उत्तरी हिस्से में ये तो तमिल क्षेत्र की बात हो रही थी। अब अगर हम यहाँ पर उत्तरी क्षेत्र की बात करें, यानी उत्तर भारत की बात करें, तो इसमें यहाँ पर एक होता था ग्राम भोजक। ग्राम भोजक किसे कहा गया जरा आप देखें। जैसे आप ये देखते हैं कि वहां पर वेल्लला था जो एक भूस्वामी था, जमींदार जैसा था, वैसे ही यहाँ उत्तर के क्षेत्रों में, उत्तर भारत में जो मजबूत किसान थे, आर्थिक रूप से समृद्ध किसान थे, ग्राम प्रधान थे, उन्हीं को यहाँ पर कहा जाता था भोजक। तो गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी ये पद अनुवांशिक था, हेरिडेट्रिकल पोस्ट थी, ये हेरिडेटरी था कि ग्राम प्रधान का बेटा ही ग्राम प्रधान बनेगा। तो ग्राम भोजक का पद उत्तर भारत में बहुत महत्वपूर्ण था, ये बड़े संपन्न ग्रामीण परिवार के लोग थे। फिर ग्राम भोजक के पद पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। ठीक है, तो ग्राम भोजक के पद पर यह कह रहा है कि आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी ही होता था। इसीलिए मैंने कहा जैसे तमिल प्रदेश में बेल्लला की जो स्थिति थी, तो उत्तर भारत में ग्राम भोजक की स्थिति थी। ये गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी था। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। तो ये लाइन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्रायः राजा भी कर वसूलने की जिम्मेदारी इन्हें ही सौंप देता था, यानी इसमें इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे, यानी न्याय निर्णय करने का काम भी, और इसके साथ साथ पुलिस का मतलब कोई भी अगर राजा के आदेश या इनके आदेशों की अवहेलना करे तो उसे दंडित करना। तो पुलिस और न्यायाधीश के रूप में भी ये कभी कभी भूमिका निभाते थे। आगे देखते हैं। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति, तो गृहपति शब्द आया। गृहपति कौन है? जो अन्य स्वतंत्र किसान होते थे, इंडिपेंडेंट तरीके से खेती करते थे। इनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे। तो छोटे किसानों को जैसे तमिल प्रदेशों में उणवर उनको कहा गया, ऐसे इनको यहाँ पर गृहपति कहा गया। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी आजीविका चलानी पड़ती थी। तो यहाँ पर जैसे वहाँ कड़ैसियार और अधिमई आपने देखा, ऐसे ही यहाँ दास कर्मकार की बात हो रही। तो दास कर्मकार ऐसे स्त्री पुरुष थे, ऐसे मजदूर थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी, भूमिहीन मजदूर थे। यानी भूमिहीन मजदूरों को तमिल प्रदेश में कड़ैसियार अधिमई के नाम से जाना जाता था, और यहाँ उत्तर भारत में इन्हीं को दास कर्मकार कहा जाता था। ये दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलाते थे। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी रहते थे। तो गांवों में न केवल कृषक समुदाय था, बल्कि गांवों में आप कह सकते हैं कि
जो शिल्प कार्य करने वाले शिल्पकार थे वो भी निवास करते थे, जिसमें लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर, आज भी गांव में इस तरह की संरचनाएं, जो गांवों का पारिवारिक समूह होता है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि गांव में रहने वाले लोगों में, चाहे हम उत्तर भारत की बात करें, चाहे हम दक्षिण भारत की बात करें, आर्थिक तौर पर वर्गीय विभाजन था। जैसे अगर आपसे पूछा गया तमिल प्रदेश में बड़े बड़े भूस्वामी वर्ग को क्या कहा गया, वेल्लला, तो ये कैटेगरी दिखाता है। वेल्लला हो गए, उड़वार हो गए, कड़ैसियार हो गए, अदमई हो गए, ये वहां के ग्रामीण समाज के लोग हैं। और उत्तर भारत में इसी तरीके से ग्राम भोजक हो गए। ग्राम भोजकों के अलावा स्वतंत्र किसानों को आप देख रहे हैं गृहपति कहा जा रहा है। और फिर इसके अलावा दास कर्मकार हैं और शिल्पकार हैं, जो अलग अलग तरह के शिल्प कार्य करते थे। हु लिव्ड इन द विलेज, तो विलेज में रहने वाले लोगों के लिए जो टर्मोलॉजी यूज की गई वो आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको बताया, एग्जाम में आ सकता है वेल्ललार कौन थे, या फिर इसी तरीके से उड़वार कौन थे आपसे पूछ सकते हैं, या इसी तरीके से आपसे पूछ सकते हैं कि कड़ैसियार और अधिमई कौन थे। तो ये चारों टर्म इसमें एक्सप्लेन किया गया है और चारों के बारे में मैंने आपको बताया कि वेल्लार हो गए जो लार्ज लैंड लॉर्ड्स थे या लैंड ओनर्स थे, उड़वार हो गए जो यहाँ पर ऑर्डनरली प्लगमैन थे यानी साधारण किसान या साधारण हलवा है, और कडेसियर और अजमई की हमने बात की, लैंडलेस लेबर हो गए, या फिर इसमें जो स्लेव्स वगैरह थे इनको शामिल किया गया है। फिर नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्राम भोजक एक टर्म यूज किया गया है। ग्राम भोजक एक तरीके से विलेज हेडमैन को कहा गया है। ये भी लैंड ओनर थे, बड़े बड़े भूस्वामी थे। फिर इसके अलावा आप देखें ग्राम भोजकों का पद हेरिडेटरी था। फिर यहाँ पर यह भी आप पाएंगे कि जो साधारण किसान थे उनमें जो शामिल किए जाने वाले लोग थे उनको गृहपति कहा गया। तो गृहपति भी होते थे। और इसके अलावा आप देखें तो पाएंगे कि दास कर्मकार भी थे। तो ग्राम भोजक हो गए, इसके बाद गृहपति कौन थे और दास कर्मकार कौन थे, ये इसमें डिफाइन किया गया। ये नॉर्दर्न इंडिया में होते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब बात करते हैं प्राचीनतम तमिल रचनाएं। देखिए, दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में हमें जानकारी इन तमिल साहित्यों से मिलती है। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को ही संगम साहित्य कहा गया। यानी संगम क्या था? तमिल कवियों का सम्मेलन। दरअसल ये जो संगम शब्द का प्रयोग किया गया है, संगम का मतलब ही होता है मिलन। कहां पर लोग मिले या कोई भी चीज मिल रही है तो उसे हम संगम कहते हैं। ठीक। हाँ मंजेश जी, आप कहाँ रहते हैं भाई? किस दुनिया से आए हैं? डेली तो क्लास ले रहा हूं और वहां क्लास ऑलरेडी चल रही है। ठीक। तो संगम की बात करें तो संगम का मतलब होता है मिलन। और जब हम यहाँ पर इस संगम साहित्य की बात करते हैं तो ये कहा गया तमिल कवियों का सम्मेलन। तमिल कवियों का सम्मेलन, यह है तमिल कवियों का सम्मेलन। ठीक है, तमिल कवियों के सम्मेलन को ही संगम कहा गया। और इसमें जो साहित्य रचे गए, जो साहित्य तैयार किए गए, उन्हीं को संगम साहित्य कहा गया। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। तो जब हम 2300 साल पहले की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कह रहा है अभी वर्तमान में अगर 2000 ईस्वी चल रहा, हम ऐसा मान लें, तो इसमें 300 साल और पीछे चले जाइए, यानी लगभग 300 बीसी के आसपास हम कह सकते हैं संगम साहित्य की रचना की गई। ईसा पूर्व 3री सदी में इसकी रचना की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै, अब मदुरै एक स्थान है आज की तारीख में तमिलनाडु राज्य में। ये कह रहे हैं मानचित्र 7 देखिए पृष्ठ नंबर 105 पर, वहां कवियों का सम्मेलन हुआ और इसमें इसी सम्मेलन में इन साहित्यों का सृजन किया गया, इनका संकलन किया गया। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में ही पाए जाते हैं। यानी अभी जो मैं आपसे बात कर रहा था वेल्ललार या उड़वार, अदिमई या कडेसियर, अधिमई और कडेसियर, ये सारे नाम संगम साहित्य से हमें पता चलते हैं।
मदुरै नामक स्थान पर दक्षिण भारत में तमिलनाडु में ये संगम साहित्य आयोजित हुआ। तो मदुरै आप देख सकते हैं मानचित्र पर इस जगह पर मौजूद है, वर्तमान में तमिलनाडु राज्य में। तो तमिल प्रदेश में मदुरै नामक स्थान पर जो पांड्यों की राजधानी हुआ करती थी, यहाँ पर संगम यानी तमिल कवियों का सम्मेलन हुआ और इसमें 3 राज्यों की कहानी का वर्णन मिलता है, चोल, चेर और पांड्य। चोलों का राज्य आप देख रहे हैं उत्तरी तमिलनाडु के तरफ था, पांड्यों का राज्य दक्षिणी तमिलनाडु क्षेत्र में था और चेरों का राज्य केरल के तटीय भागों की ओर था। और इस तरह से इनकी कहानी संगम साहित्य से हमें पता चलती। तो अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसके बारे में बताया गया है कि इसे हम संगम लिटरेचर के नाम से जानते हैं। संगम इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें असेंबलीज जो हुई तमिल क्षेत्रों में, इन्हीं असेंबलीज को संगम कहा गया और इसी में इन लिटरेचर को कंपाइल्ड किया गया है। तो यहाँ से मदुरै नामक स्थान पर जब इन संगम का आयोजन हुआ, तमिल कवियों के सम्मेलन का आयोजन हुआ और जो साहित्य इसमें रचे गए वो कहलाए संगम साहित्य। इस साहित्य के विषय में भी हम लोग आगे बात करेंगे, जैसे मणिमेखले नाम का ग्रंथ रचा गया जिसे शीतलय सत्यनार ने रचा, या फिर इसी तरीके से शिल्पाधिकारम इलांगो आदिगल ने इसकी रचना की, या फिर जीवक चिंतामणि तिरुतक देवर ने उसकी रचना की। इस तरह के ग्रंथों की रचना हुई जिसको हम संगम साहित्य के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ पर अगर संगम साहित्य का नाम मान लीजिए आपसे पूछा जाता है, ये नाम भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। जब हम संगम साहित्य की बात करते हैं तो मैंने जैसे कहा एक महाकाव्य है संगम साहित्य में, उसका नाम है शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम की रचना किसने की ये भी आपसे पूछ सकते हैं। फिर शिल्पाधिकारम इलांगो आदिगल की रचना है, इलांगो आदिगल की रचना इसे माना जाता है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो मणिमेखलय नाम का महाकाव्य रचा गया, मणिमेखलई। मणिमेखलई ये शीतलय सत्यनार की रचना है, शीतलय सत्यनार इन्होंने इसे रचा है। और फिर इसके साथ साथ जो तीसरा नाम मैंने लिया महाकाव्य माना जाता है तमिलों का, वो है जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि इसकी रचना की तिरुतक देवर ने। तिरुतक देवर, कम से कम ये 3 महत्वपूर्ण संगम साहित्य ये जरूर याद रखिए, शिल्पाधिकारम, मणिमेखलय, जीवक चिंतामणि, शिल्पाधिकारम इलांगो आदिगल, मणिमेखलय, शीतलय सत्यनार, जीवक चिंतामणि, तिरुतक देवर। ये अक्सर आपके पेपर में पूछे भी जाते हैं, इन पर प्रश्न बनने की गुंजाइश रहती है। फिर अगर संगम साहित्य में ये पूछा जाए किन राजवंशों या राज्यों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो संगम साहित्य से हमें 3 राजवंशों की जानकारी मिलती है। एक है चोल राज्य के बारे में, एक है पांड्य राज्य के बारे में, और इसी तरीके से तीसरा आप देख रहे हैं यहाँ पर वो है चेर राज्य। और इन तीनों की अवस्थिति दिखाई गई है कि चोलों का राज्य उत्तरी तमिलनाडु में था और पांड्यों का राज्य दक्षिणी तमिलनाडु में था और चेरों का राज्य केरल के तटीय भागों की ओर था। और पांड्यों की राजधानी मदुरै में ही यहाँ पर 3 संगम का आयोजन किया गया। आगे बढ़ते हैं। तो तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। जातक क्या है? बेसिकली ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी, बौद्ध भिक्षुओं ने इसका संकलन किया और इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं मिलती। तो जातक ये पाली भाषा में रचित है, पाली भाषा में इन्हें संकलित किया गया है और इसके साथ साथ इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, पूर्व जन्म की कथाएं। तो कहता है ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी, बौद्ध भिक्षुओं ने इसका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह से धीरे धीरे धनी बन जाता है, अमीर हो जाता है। तो
इसमें हम कहानी पढ़ें उसके बजाय मैं ये चाहूँगा कि आप टाइम मिले आप इसको खुद से पढ़ लीजिएगा। लेकिन एक जातक कथा से हमें उस समय के जनजीवन के विषय में पता चलता है कि लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन कैसा था, शहरी क्षेत्रों में कैसा जीवन था, उसी पर एक कहानी इसमें जातक की दी गई। फिर प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चलता है। यानी जातकों से हमें गांव और नगरों में, गांव और शहरों में रहने वाले लोगों का जनजीवन कैसा था ये पता चलता है। इसके अलावा भी कुछ स्रोत हैं जिससे हमें जानकारी मिलती है। तो शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते जाते थे। तो कला से भी हमें उस समय के जनजीवन या सामाजिक जीवन के बारे में पता चलता है, समाज के बारे में पता चलता है। इसीलिए उस समय की कला भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है उस समय का इतिहास जानने के लिए। जैसे यह है सांची की मूर्ति कला। तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सांची में जो स्तूप बनाया गया उसकी एक रेलिंग में इस तरह से यहाँ पर मूर्तियां इसमें बनाई गई। तो सांची की मूर्ति कला के इस नमूने से हमें उस समय के सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। ये मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्ति कला है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। अध्याय 11 में हम लोग सांची के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे हमें उस समय का सामाजिक जनजीवन पता चलता है और इसलिए कला को भी इतिहास के एक स्रोत के रूप में देखा गया। फिर दिल्ली में मिला वलय कूप, यानी ये जो रिंग रिंग आप देख रहे हैं ये कूप है और इससे हड़प्पा की जल निकासी व्यवस्था से एक अलग चीजें दिख रही हैं हमें कि किस तरह से उस समय ड्रेनेज सिस्टम को डेवलप किया गया था या फिर इनका इस्तेमाल शायद अन्य कामों के लिए किया जाता रहा। तो दिल्ली में पुराना किला के क्षेत्रों में जो ये वलय कूप मिले, अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसा कि तुमने पढ़ा इनमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे। परकोटों का मतलब होता है चार दीवारी, चारों तरफ से बाउंड्री वॉल, और इसी को किलेबंदी कहा गया है। ठीक है, इसी को फोर्टिफिकेशन या किलेबंदी कहा गया। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। ये वलय कूप गुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः ये वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। तो उस समय जो नगर नियोजन है, टाउन प्लानिंग है, उसकी एक झलक इस तरह के पुरातात्विक अवशेषों से मिलती है। यानी जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले उसमें वलय कूप मिलना, रिंग वेल्स मिलना, ये दिखाता है कि शायद इनका इस्तेमाल टॉयलेट के रूप में होता हो या ड्रेनेज के लिए इस्तेमाल होता हो या फिर शायद डस्टबिन की तरह इसका इस्तेमाल करते हो, किसी पर्पज में इसे बनाया गया होगा। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज्यादा समय तक टिक ना पाए हों। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में ज्यादातर जो मकान बनाए गए, भवन बनाए गए, आग में पकाई गई ईंटों से, लेकिन यहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग दिखाई देता है। लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों से बने हुए इस तरह के घर दिखने को मिलते हैं। महल और बाजार जैसी चीजों के अवशेष बहुत कम मिलते हैं, शायद ये नष्ट हो गए। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पत्तनों पर वो गया उन सभी के बारे में उसने लिखा है। तो यहाँ पर उसने एक विवरण प्रस्तुत किया है, उसी का नाम है पेरिप्लस ऑफ द पेरिप्लस ऑफ द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी।
तो ये एक अननोन सेलर द्वारा लिखी गई, इसके राइटर का नाम नहीं पता है, कोई अननोन सेलर था, ग्रीक सेलर था जिसने ये रचना तैयार की। और उसमें उसने उन सभी पोर्ट्स का जिक्र किया है जहां जहां पर उसने यात्रा की। जैसे भरूच नाम के एक पोर्ट का जिक्र मिलता है, भड़ौच जिसे आज हम कहते हैं, और ये गुजरात राज्य के अंतर्गत है। तो अब यहाँ पर मानचित्र में भी उस जगह को दिखाया गया। जैसे आप देखें उस समय के प्रमुख नगर और राज्य, तो आप नोटिस कर सकते हैं ये जगह है भरूच। भरूच यहाँ पर गुजरात का तटीय इलाका जो खंभात की खाड़ी से बिल्कुल लगा हुआ है। तो ये तटीय भागों की उसने यात्रा की और उसी के आधार पर उसने फिर चर्चा की है कि भारत में किस तरह से उस समय नगरीय जनजीवन था, व्यापार का क्या महत्व था। इसी की एक कहानी यहाँ दी गई। तो बेरी गाजा नाम का वर्णन आता है भरूच का, ये यूनानी नाम है। इसी की कहानी उसने अपनी पुस्तक में पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में लिखा है। वो कहते हैं कि बेरी गाजा एक सकरी खाड़ी वाला क्षेत्र था। समुद्र से आने वाले लोगों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। यानी भड़ौच आप देख रहे हैं खंभात की खाड़ी के क्षेत्र में स्थित है, एक सकरा सा गल्फ एरिया, गल्फ ऑफ खंभात। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरी गाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। यानी ये चीजें दूसरे देशों से यहाँ लाई जाती थी, इसका यहाँ इंपोर्ट होता था। फिर हिमालय क्षेत्र की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्नेलियन नाम का पत्थर, सूती कपड़ा, रेशम, इत्र, वो यहाँ से निर्यात होने वाली वस्तुएं थीं। तो भड़ौच से कौन सी वस्तुएं निर्यात की जाती थी, एक्सपोर्ट की जाती थी, और कौन सी इंपोर्ट की जाती थी। आयात का मतलब है इंपोर्ट, जो इंपोर्टेड आइटम थे वो ये थे, और यहां से क्या एक्सपोर्ट किया जाता था उसकी एक लिस्ट दी गई। तो ये एक तरीके से ये दिखा रहा है कि उस समय व्यापार वाणिज्य की स्थिति कैसे मजबूत होती चली गई, व्यापार कितना समृद्ध होता चला गया, और तटीय क्षेत्रों से, तटीय बंदरगाहों से व्यापार दूसरे देशों तक होने लगा। फिर फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, स्टोरीज, ट्रैवलर्स, स्कल्पचर एंड आर्कियोलॉजी। तो जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे वो यही है कि हम इन ट्रैवलर्स की स्टोरी के माध्यम से, कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के माध्यम से उस समय किस तरह से जनजीवन था इसके बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे जातक स्टोरी जो महात्मा बुद्ध के प्री बर्थ स्टोरी से रिलेटेड है, उससे हमें उस समय नगरीय जनजीवन कैसा था, सिटी लाइफ कैसी थी, इसके बारे में जानकारी मिलती। एक जातक स्टोरी इसमें दी गई है। फिर इसके अलावा अगर आप देखें तो ऐसे भी कुछ स्कल्पचर मिले हैं जो गांवों के बारे में, ग्रामीण जीवन के बारे में, नगरीय जीवन के बारे में जानकारी देते हैं। ऐसा ही एक स्कल्पचर मिला है सांची से, जिसमें बने हुए इन चित्रों के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से हमें नगरीय जनजीवन और ग्रामीण जनजीवन के बारे में पता चलता है। जो रिंग वेल मिले हैं दिल्ली के पास, उससे हमें ये अनुमान मिलता है कि नगर नियोजन कैसा था। ये रिंग वेल शायद अलग अलग पर्पस में यूज होते होंगे, जहां से कुछ ऐसा प्रमाण मिलता है कि इन रिंग वेल्स का यूज शायद टॉयलेट्स के रूप में, या शायद यहाँ पर आप कह सकते हैं गार्बेज डंप के लिए यूज किया जाता था। तो ये कहते हैं टॉयलेट्स की तरह इनका इस्तेमाल सम केसेस में, ड्रेनेज की तरह इनका इस्तेमाल, या गार्बेज डंप्स के लिए इनका शायद इस्तेमाल किया जाता होगा। तो ये नगरीय जनजीवन और ग्रामीण जनजीवन का चरित्र चित्रण इससे होता है, जो हमें ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं, जो आर्कियोलॉजी मिली, पुरातात्विक स्रोत मिले। तो यहां तक की कहानी बच्चों आज आपने पढ़ी। इसी के आगे अब हम लोग अगली क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो क्वाइंस मिलते हैं। तो मैंने कहा था कि मैं आपको सिक्कों की कहानी बताऊंगा कि किस तरीके से क्वाइंस का प्रयोग शुरू हुआ। व्यापार वाणिज्य में अब सिक्के प्रचलन में आ गए, तो सिक्कों के संदर्भ में क्या बताया गया, जरा इसको देखा जाए। पृष्ठ 82 पर दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। यानी अब सिक्के एक तरीके से व्यापार विनिमय का माध्यम बनने लगे। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं।
सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। यानी ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में ही सबसे पहले व्यापार में विनिमय के माध्यम के रूप में सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। यानी कॉइन्स को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया जाने लगा। तो हम ये भी कह सकते हैं भारत के प्राचीनतम सिक्के, भारत के प्राचीनतम सिक्के, ओल्डेस्ट कॉइन्स ऑफ इंडिया, इन्हीं को कहा गया आहत सिक्के। आहत सिक्के, पंच मार्क्ड कॉइन्स, पंच मार्क्ड कॉइन्स, ये थे भारत के सबसे पुराने सिक्के। ज्यादातर ये सिल्वर के बनाए जाते थे, तांबे के बनाए जाते थे। तो ये कह रहे इनका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत करके बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। यानी इस पर चित्रों को उकेरने के लिए, चित्रों को बनाने के लिए, आकृतियों को बनाने के लिए इन पर पंचिंग की जाती थी, ठप्पा मारा जाता था। आहत शब्द का मतलब यहां पर है ठप्पा मारकर, ठप्पा मारकर ये बनाए जाते थे। तो इस कारण से इन्हें यहां पर पंच मार्क्ड कॉइन्स कहा गया, आहत सिक्के कहा गया। इनके निर्माण के तरीके के आधार पर यह नामकरण हुआ है। और ये आहत सिक्के किस समय के हैं? तो ये बात चल रही है ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी की, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। इसके बाद का जो समय है, यानी हम कह सकते हैं कि लगभग 500 बीसी के आसपास इन सिक्कों का प्रचलन दिखाई देता। 500 बीसी के आसपास इस तरह के क्वाइंस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, भारत में प्रयोग में आने लगे। व्यापार वाणिज्य में इनका इस्तेमाल किया जाने लगा। इन सिक्कों को साहित्य में ही आगे चलकर कारशापण भी कहा गया। यह भी एक टर्म है, ध्यान रखिएगा, इन्हें कारशापण भी कहा गया है। इन्हीं सिक्कों को पण या कारशापण के नाम से आगे चलकर जाना गया। तो वैसे पुरातात्विक तौर पर, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के तौर पर जो ये सिक्के मिले हैं, इनके बनाने के तरीकों के आधार पर इनको पंच मार्क्ड कॉइन्स या आहत सिक्के कहा गया। देखिए, सिक्के क्यों ढाले गए होंगे, सिक्के क्यों बनाए गए होंगे, ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, लेकिन ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है। बेसिक इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं हम सिक्कों का प्रयोग लेन देन के लिए करते हैं। जब आप शॉप पर जाते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, तो बदले में आप जो मूल्य का भुगतान करते हैं वो रुपए पैसे के रूप में, वो क्वाइंस भी हो सकते हैं, और आज हम लोग यहाँ पर टोकन करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। तो सिक्कों का प्रचलन होने का सीधा सा मतलब था कि ये विनिमय के माध्यम थे, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज थे। पहले बार्टर इकोनॉमी थी, वस्तु विनिमय प्रणाली था। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार कितना भी विकसित रहा हो, लेकिन क्वाइंस का इस्तेमाल नहीं मिला है। वहां मोहरों का जो आप प्रयोग देखते हैं, सील्स का प्रयोग, वो वस्तुओं के प्रमाणीकरण का एक जरिया था। किसी चीज को एक तरीके से सर्टिफाई करना कि ये बहुत ऑथेंटिक है और ये नए सिरे से यहाँ पर कहीं ना कहीं तैयार किया गया है, उसके लिए मोहरों का इस्तेमाल होता था। मोहर अलग चीज है, सील्स अलग चीज है, और क्वाइंस अलग चीज है। तो ये ध्यान रखिएगा, सिक्कों का प्रचलन भारत में पहली बार लगभग 500 बीसी के आसपास दिखाई देता है। और भारत के प्राचीनतम सिक्के चांदी या तांबे के बने होते थे। इनको ठप्पा मारकर इन पर बनाए गए चित्रों के कारण आहत सिक्के कहा गया, और ये विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग में लाए गए। अब आगे बढ़ते हैं। तो you may have noticed how wealth is measured in terms of coins in the story on page number 82. Archaeologists have found several thousands of coins belonging to this period. तो coins belonging to this period का मतलब यहां पर आप समझ जाइए कि ये बात हो रही है 6th सेंचुरी बीसी की। इस 6th सेंचुरी बीसी की बात हो रही है।
या हम कह सकते हैं अराउंड 500 बीसी। जब यहाँ पर इन सिक्कों का प्रचलन शुरू होता है और इन्हीं को पंच मार्क क्वाइंस कहा गया, तो ये जो अर्लीस्ट क्वाइंस मिले हैं इनको कहा गया है क्या, पंच मार्क क्वाइंस। क्यों इनको पंच मार्क क्वाइंस कहा गया, क्योंकि इनको बनाने का तरीका कुछ ऐसा था कि इन पर इमेज लाने के लिए ठप्पा मारा जाता, इस पर चित्रकारी करने के लिए इस पर पंचिंग की जाती थी, इसीलिए इसको पंच मार्क क्वाइंस नाम दिया गया। तो उसका एक सैंपल, एक नमूना आपके सामने है और इस तरह से इन सिक्कों को ढाला गया, इनकी मिंटिंग की गई, जिस पर चित्रों को बनाने के लिए इस पर पंचिंग की गई। फिर आहत सिक्के के बारे में कुछ और जानकारी दी गई। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार होते थे और कभी-कभी वर्गाकार या गोल भी होते थे, यानी ये अलग-अलग आकार में बनाए जाते थे। ये आयताकार भी होते थे, जनरली रेक्टेंगुलर होते थे, इसके अलावा सम टाइम स्क्वायर शेप में भी होते थे, राउंडेड भी होते थे, यानी वर्गाकार भी और गोल भी अलग-अलग आकृतियों में बनाए जाते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे, यानी मेटल शीट से इनको कट करके तैयार किया जाता था, और या फिर इनको फ्लैटेंड मेटल ग्लोबलस से तैयार किया जाता था, यानी एक स्मॉल स्फेरिकल बॉडी थी, उसके आधार पर इसको कट करके मेटल शीट से ही तैयार करते थे। तो इस तरह से इन सिक्कों को बनाया जाता था। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, ये लाइन ध्यान रखिएगा। द क्वाइंस वर नॉट इंस्क्राइब्ड, यानी इंस्क्राइब्ड क्वाइंस अभी भारत में शुरू नहीं हुए, ये इंडो ग्रीक रूलर्स के टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ, यानी आफ्टर मॉडर्न एज या पोस्ट मॉडर्न एज में भारत में पहली बार लेख युक्त सिक्के मिलते हैं। तो जो भारत के प्राचीनतम सिक्के मिले हैं, जो आहत सिक्के मिले, उसके लिए एक स्टेटमेंट याद रखिए, एग्जाम में आ सकता है कि इन पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, ठप्पा मारकर इन पर चिन्ह बनाया जाता था, इसीलिए इनका नाम पड़ा आहत सिक्के। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। क्योंकि फर्स्ट सेंचुरी एडी तक आते आते आप देखेंगे भारत में सोने के सिक्के चलने लगे, लेख युक्त सिक्के चलने लगे, और मौर्योत्तर काल में सिक्कों के विकास के क्रम में भारतीय क्षेत्र में काफी प्रगति दिखाई देती है। तो ये कह सकते हैं कि लगभग ये 500 वर्षों तक चलते रहे, यानी हम कह सकते हैं 500 बीसी से अगर ये स्टार्ट हुए तो फर्स्ट सेंचुरी एडी तक लगभग इनका प्रचलन रहा। और फर्स्ट सेंचुरी एडी का मतलब ही हो गया कि हम फर्स्ट एडी से लेकर के और 100 एडी के बीच की बात कर रहे हैं। तो ये इस तरह से लगभग 500 साल से अधिक समय तक प्रयोग में आते रहे। और इन्हें क्यों आहत सिक्के कहा गया है, किस मेटल के बने थे, ये पूरा इसमें डिस्क्राइब किया गया। आगे बढ़ते हैं। फिर विनिमय के अन्य साधन, यानी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे कहा कि सिक्के थे क्या, सिक्कों का प्रयोग क्या था, तो ये थे मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी विनिमय के माध्यम। ये विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग होते थे, यानी क्वाइंस की जो हम लोग बात कर रहे हैं ये क्या थे, एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिर इसके अलावा ये कह रहा है विनिमय के कुछ अन्य साधन भी थे। संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। संगम साहित्य पर हम लोगों ने कल अभी चर्चा की कि जो तमिल कवियों के सम्मेलन में रचे गए साहित्य थे वही थे यहाँ पर संगम साहित्य। तो संगम साहित्य में कविता में वर्णन है, खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे ना छूट जाएं। शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था। अब आप देखिए, एक तरफ सफेद धान की बात कर रहे हैं, यानी ये चावल की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं नमक के लिए। तो इसका मतलब चावल और नमक का आपस में विनिमय किया जा रहा था।
चावल दे करके नमक ले रहे थे सौदागरों से, क्योंकि समुद्र तटीय इलाकों में नमक का उत्पादन होता था और वो सौदागर यानी व्यापारी नमक ले करके इस तरह से नगरों में आते थे जहां चावल के बदले में नमक देते थे। तो चावल और नमक यानी इस तरह का जब विनिमय हो तो इसी को हम कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली भी काफी लंबे समय तक प्रचलन में रही। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बच्चों आपको बता दूं कि बार्टर इकोनॉमी या वस्तु विनिमय प्रणाली 21वीं सदी में, तो अब जमाना बदल गया, पेटीएम का युग है, लेकिन एक ऐसा भी दौर था जो मैंने खुद भी महसूस किया, देखा है। गांव में जब हमारा बचपन था तो मैंने ये देखा कि गांव में आइसक्रीम बेचने आता था तो लोग घर से अनाज ले जा करके उस आइसक्रीम वाले को दे करके उससे यहाँ पर आइसक्रीम लेते थे। तो जो हम घर से अनाज ले जा करके देखते थे, चाहे मक्का है चाहे गेहूं है, और बदले में बर्फ का गोला या आइसक्रीम लाते थे, ये भी अपने आप में एक बार्टर सिस्टम है। पैसे का लेन देन नहीं हुआ, रुपया पैसा लेन देन में नहीं प्रयुक्त हुआ, हमने कुछ अनाज दे करके, सामान दे करके उससे कोई चीजें ली। तो इस तरह की चीजों को ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है, या इसको बार्टर इकोनॉमी कहते हैं। तो आज के युग में शायद आपको इसका अनुभव ना हो, आप सब एक नई सदी में जी रहे हैं, पेटीएम का जमाना है और पे फोन का जमाना है, लेकिन फिर भी इस तरह की चीजें अभी भी अस्तित्व में बहुत गांवों में रही भी हैं। तो ये यही यहाँ पर बता रहा है कि विनिमय के लिए उस समय वस्तु विनिमय का भी इस्तेमाल होता था, लेकिन इसी समय क्वाइंस जैसी चीजों का भी इजाद हो चुका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब व्यापारी किस चीज से इसका विनिमय करते हैं, वे किस तरह यात्रा कर रहे हैं, ये सब इसमें कहानी दी गई है। अब आगे आते हैं। तो अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज, यहां अदर शब्द इसलिए लिखा है, सर जी ये काम तो मैंने भी किया है चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ अदर इसलिए लिखा है क्योंकि ये क्वाइंस के बिसाइड्स बात कर रहा है, क्वाइंस के अलावा। तो अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज में आपने देखा व्हाइट पैडी को एक्सचेंज कर रहे हैं किससे, तो यहां पर ये एक्सचेंज किया जा रहा है साल्ट से, नमक से, यानी कि साल्ट के बदले में व्हाइट पैडी दे रहे हैं, या जो नमक का सौदागर है वो चावल लेकर के उन्हें नमक दे रहा है। चलिए, तो ये इस तरह से भी मर्केंटाइज सिस्टम था। आगे बढ़ते हैं। फिर नगर की कुछ गतिविधियों की चर्चा, कि नगर किस तरह की गतिविधियों के केंद्र थे। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा को आप देखिए, मथुरा का यहाँ पर जिक्र किया गया है। मानचित्र 7 और पृष्ठ संख्या 105 को देख करके आप मथुरा के बारे में जान लें। फिलहाल मानचित्र देखने की जरूरत नहीं है। आज की तारीख में ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत स्थित एक जिला है मथुरा, और भगवान कृष्ण की जन्मस्थली वृंदावन उसी का क्षेत्र है, ब्रज मंडल का क्षेत्र है। मथुरा दिल्ली से नजदीक का क्षेत्र है, अलीगढ़ और आगरा के आसपास के इलाकों में स्थित है। और मथुरा आप ये कह सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो आप सब जानते हैं, इससे परिचित हैं। फिर भी चलिए, जब मानचित्र पर देखने की बात कर रहा है तो अगर मानचित्र है सामने तो एक नजर डाल लेते हैं। हालांकि मैंने मानचित्र इसीलिए नहीं लगाया, इसका कारण ही यही था क्योंकि मथुरा आप जानते हैं और ये हम लोग पीछे वाले मानचित्र में देख चुके हैं। रजनीश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप बहुत दिन बाद मुझे भी मिले, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं तो रेगुलर आ रहा हूँ रजनीश अपने इस प्लेटफॉर्म पर, अब मैं लगभग कंटिन्यूटी मेंटेन किए हुए हूँ और आपके लिए इस प्लेटफॉर्म पर कुछ ना कुछ सेशन में लाता रहूंगा। और एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये 2500 साल से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि ये यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। तो मथुरा के संदर्भ में बात हो रही है कि ये 2500 साल से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा, यानी एक तरीके से आप जोड़े तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मथुरा के उदय की कहानी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से ही हो जाती। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में अगर आप देखें तो मथुरा के आसपास यहां पर कह सकते हैं कि एक ऐसा नगरीय संकुल विकसित हो गया था जिसको महाजनपद कहा गया।
यानी ये भी एक महाजनपद का राज्य क्षेत्र था। महाजनपद के अंतर्गत मथुरा भी शामिल था। मथुरा राजधानी थी। जिन 16 महाजनपदों के बारे में आप पढ़ते हैं उसमें आप पाएंगे कि ब्रजमंडल क्षेत्र के अंतर्गत ही मथुरा का भी नगर शामिल था और ये महाजनपद में कहीं ना कहीं इंक्लूड था। तो 2500 साल पहले से ही लेकर आज तक एक महत्वपूर्ण नगर बना हुआ और इसके महत्वपूर्ण होने का कारण बता रहे हैं यातायात के नजरिए से या व्यापार के नजरिए से ये दो क्षेत्रों को कनेक्ट करता था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। तो नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की ओर जाते समय मथुरा महत्वपूर्ण सेंटर बनता था और नॉर्थ से साउथ जाते समय भी मथुरा एक इंपॉर्टेंट सेंटर था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसी तरीके से इसमें आप देखें तो ये एक मंदिरों के लिए बहुत प्रसिद्ध नगर था। मंदिर स्थापत्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। आसपास के किसान और पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। अब आप देखेंगे आगे जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जब सम्राट कनिष्क का शासनकाल था, कुषाण वंश का शासनकाल था, तो मथुरा में महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई। एक स्वदेशी कला का विकास हुआ जिसको मथुरा कला कहा गया। तो मथुरा कुषाण काल में, खासकर कनिष्क के शासनकाल में, महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को बनाने का सबसे प्रमुख केंद्र था और यहीं पर महात्मा बुद्ध की प्राचीन मूर्तियों का निर्माण किया गया जिसको मथुरा कला के नाम से जाना जाता है। तो मंदिरों के लिए, मूर्तियों के लिए ये जगह बहुत प्रसिद्ध हुई और मथुरा ये ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से लेकर कुषाण काल तक और आज भी एक महत्वपूर्ण नगर बना रहा। फिर ये कहते हैं लगभग 2000 साल पहले, 2000 साल पहले का मतलब हुआ, ये बात हो रही प्रथम शताब्दी ईस्वी की, प्रथम शताब्दी ईस्वी, क्योंकि अभी 2023 चल रहा है। तो 2000 साल पहले आप जाएंगे, फर्स्ट सेंचुरी एडी हो जाएगा। ये फर्स्ट सेंचुरी एडी की बात हो रही है, फर्स्ट सेंचुरी एडी। अब इसमें ये क्या जानकारी दे रहा है कि मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। तो कुषाण राजाओं की दूसरी राजधानी, दरअसल कुषाणों की दो राजधानियां थीं जो आप आगे पढ़ेंगे भी। कुषाण वंश के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, खासकर कनिष्क का जिक्र होगा। और इनके समय दो राजधानियां थी, एक थी पुरुषपुर, एक थी पुरुषपुर जो आज पाकिस्तान का पेशावर है, ये भी इनकी एक राजधानी थी, और दूसरी थी मथुरा। तो मथुरा इनकी दूसरी राजधानी थी। दो राजधानियां पुरुषपुर और मथुरा में। फिर इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। इस नजरिए से धार्मिक केंद्र रहा, तो मैंने कहा कनिष्क के संरक्षण में महात्मा बुद्ध की मूर्तियों के निर्माण का श्रेय जाता है दो कला शैलियों को। एक को मथुरा कला के नाम से जाना गया जो स्वदेशी कला थी, और इसी तरीके से एक गांधार कला कहलाई। गांधार कला में महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को विदेशी शैली में बनाया गया। यूनानी देवताओं की नकल पर महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई। तो मथुरा कला नाम ही इसीलिए पड़ा क्योंकि मथुरा महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को बनाने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। और केवल बौद्ध धर्म के नजरिए से नहीं, यहाँ पर जैनों का, हिंदुओं का, सभी के संदर्भ में ये नगर बहुत महत्वपूर्ण रहा। यहाँ बौद्ध विहार, यहाँ जैन मंदिर, कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मथुरा धार्मिक नगरी थी, धार्मिक रूप से ये बहुत प्रसिद्ध था, और महाजनकाल से ही मथुरा का एक नगर के रूप में अस्तित्व रहा और आगे चलकर ये भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। आगे बढ़ते हैं। फिर मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख भी मिले हैं। आमतौर पर यह संक्षिप्त अभिलेख है जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार इस प्रकार के दान देते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वाले यानी माली, और इत्र बनाने वालों का उल्लेख मिलता है। तो ये पता चलता है कि ये धार्मिक नगरी थी, ये यहाँ पर धार्मिक महत्व का क्षेत्र था,
क्योंकि माली की बात हो रही है, इत्र की बात हो रही है, टोकरी बुनने वाले लोगों की बात हो रही है। अभिलेख में इस तरह का वर्णन आया है, जिससे पता चलता है कि यह मठ और मंदिर के नजरिए से एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो मथुरा के लोगों के व्यवसायों की एक सूची बनाइए। एक ऐसे व्यवसाय का नाम बताओ जो हड़प्पा काल में नहीं था। तो मैंने आपको ये बताया ही था कि यहाँ पर बात लोहार की हो रही, और लोहे की खोज आप जानते हैं उत्तर वैदिक काल से ठीक पहले, यानी जब ऋग वैदिक काल समाप्त हो रहा है 1000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। तो ये वाला व्यवसाय हड़प्पा में नहीं था। हड़प्पा में नहीं था जो लिखा है यहाँ आप लिख सकते हैं, लोहे का व्यवसाय, यानी लोहार नहीं थे, क्योंकि हड़प्पा वासियों को लोहे के बारे में ज्ञान नहीं था। लोहे की खोज 1000 ईसा पूर्व के आसपास ऋग वैदिक काल के समापन के ठीक पहले हुआ, और उत्तर वैदिक काल में इसका प्रयोग शुरू हुआ। तो सुनार थे, बुनकर थे, टोकरी बुनने वाले रहे होंगे, माला बनाने वाले रहे होंगे, लेकिन लोहार नहीं रहे होंगे। हो सकता है इत्र बनाने वाले भी रहे हो, लेकिन लोहे का ज्ञान हड़प्पा वासियों को नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिटीज विद मेनी फंक्शंस, यानी जो सिटी थे ये किस तरह के फंक्शन से जुड़े हुए थे। तो मैंने आपको पहले ही अभी कल की क्लास में क्या बताया था कि ग्रामीण जीवन प्राथमिक क्रियाओं से जुड़ा होता है, खेती बाड़ी का काम, पशुपालन का काम, और नगरीय जीवन वो या तो सेवा क्षेत्र से, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र से, या फिर अन्य व्यवसायों से जुड़ा होता है, शिल्पकारों के जीवन से जुड़ा होता है, यानी क्राफ्ट वर्क यहाँ पर हो सकते हैं। तो वही वर्णन इसमें किया गया है। ये कहते हैं वेरी ऑफन अ सिंगल टाउन वाज इंपॉर्टेंट फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। लेट अस लुक एट द एग्जांपल ऑफ मथुरा। अब मथुरा का एग्जाम्पल देकर ये बताने की कोशिश की गई है कि नगरीय जीवन कैसा था। मथुरा हैज बीन एन इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 ईयर्स, यानी ये ब्रजमंडल क्षेत्र में जो महाजनपद उभर कर सामने आया, उस महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। इट वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड्स ऑफ टू मेजर रूट्स। तो टू मेजर रूट्स को ये क्रॉस करता था, इसीलिए इसका यहाँ पर बहुत महत्व था। यानी ट्रेवलिंग और ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से मथुरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टाउन था। फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इस तरह से इन दोनों के क्रॉस पर ये मौजूद था, और इसीलिए यातायात के नजरिए से इसका विशेष महत्व था। इसका फोर्टिफिकेशन किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर सेवरल साइंस थे। फार्मर्स एंड हर्डर्स एडजॉइनिंग एरिया में रहते थे, जिससे यहाँ पर फूड और इसके साथ साथ अन्य जो खाद्य सामग्री थी वो पहुंचती थी। मैंने पहले ही बताया कि नगरीय जीवन ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा होता है। गांवों से खाद्य सामानों की आपूर्ति होती रहती है। फल फूल सब्जी ये सब कहीं ना कहीं गांवों से ही आते हैं, और इस तरह से नगरीय जीवन चलता है। मथुरा वाज आल्सो अ सेंटर वेयर सम extremely fine sculpture was produced। तो मथुरा आर्ट के संदर्भ में आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि फाइन स्कल्पचर के लिए भी फेमस था। अराउंड 2000 ईयर्स एगो, दैट्स मीन फर्स्ट सेंचुरी बीसी की बात, सॉरी फर्स्ट सेंचुरी एडी की बात हो रही है। तो फर्स्ट सेंचुरी एडी में मथुरा के बारे में कह रहा बिकेम द सेकेंड कैपिटल ऑफ द कुशानाज। कुशानों में सबसे महान राजा हुए कनिष्क, ये कनिष्क की सेकेंड कैपिटल थी। इसके बारे में हम लोग चैप्टर 9 में पढ़ने वाले हैं। मथुरा वाज आल्सो अ रिलीजियस सेंटर, देयर वर बुद्धिस्ट monasteries, Jain shrines, and it was an important center for the worship of कृष्णा। आज भी भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा का वही महत्व है जो आप देख सकते हैं कि आज के हजारों वर्ष पहले इसका महत्व था। Several inscriptions on surfaces such as stone slabs and statues have been found in मथुरा। यहाँ से कई इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्ड मिले हैं, जिससे हमें यहाँ के बारे में जानकारी मिलती है। फिर किस किस तरह के यहाँ व्यवसाय इसका उल्लेख मिलता है, तो ये दिखाता है कि इसमें गोल्ड स्मिथ होते थे, ब्लैक स्मिथ थे, विवर्स थे, बास्केट मेकर्स थे, गारलैंड मेकर्स थे, एंड परफ्यूमर्स थे। तो अलग अलग तरह के व्यवसाय इस नगर में होते थे। अब आते हैं शिल्प तथा शिल्पकारों की बात करते हैं।
पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा गया है। यानी इन्हें कहते हैं नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। इसे NBPW शॉर्ट में कहा जाता है, जिसमें N का मतलब है नॉर्थ, B का मतलब है ब्लैक, P का मतलब है पॉटरी और W का मतलब है सॉरी P का मतलब है पॉलिश्ड, पॉलिश्ड और W का मतलब है वेयर। तो नॉर्थ ब्लैक ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिले हैं, उत्तरी काले चमकीले पात्र, पात्र यहाँ मिट्टी के बने हुए बर्तन हैं। ये कह रहा है कि मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, तो इसी को मृदभांड कहा जाता है। मृदभांड का मतलब ही होता है मिट्टी के बर्तन, और इनको ये नाम दिया गया क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। तो ये इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में यूज होते थे। इन पर काले रंग की चमक होती थी। इसके मतलब बेस को चमकाया जाता था, चमकीला बनाया जाता था। शायद ये आग पर पकाए जाने के कारण ऐसा होता था, इसीलिए इनका ये नामकरण हो गया। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों में हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। तो भारत में कपड़ों के उत्पादन का व्यवसाय सदियों से मुख्य व्यवसाय रहा है। ये भारत कपड़ों के उत्पादन के मामले में सिल्क हो चाहे वो कॉटन का प्रोडक्शन हो, इसमें भारत दुनिया में बहुत अग्रणी रहा है। आज भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत में बहुत ग्रोइंग है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि कपड़ों का व्यवसाय भारत में प्राचीन काल से बहुत महत्वपूर्ण रहा। उत्तर में वाराणसी, दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। वस्त्र उत्पादन के लिए, कपड़ों के उत्पादन के लिए नॉर्दर्न इंडिया में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै। मदुरै में जो कांजीवरम की साड़ी है या बनारसी साड़ी जो आज भी फेमस है भारत में, नाम से ही आप देख सकते हैं कि आज भी उसे हम बनारसी साड़ी कहते हैं। तो बनारस और मदुरै ये कपड़े के लिए, कपड़ों के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध नगर थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे, यानी वस्त्र उद्योग उस समय का महत्वपूर्ण व्यवसाय था। तो अब ये बात कर रहे हैं कि जब हम ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के बाद जो आर्थिक परिवर्तन आ रहा है, उसमें नगरीय जनजीवन को देखते हैं, सिटी लाइफ की बात करते हैं, टाउन में रहने वाले लोगों की बात करते हैं, तो किस तरह के क्राफ्ट वर्क होते थे, किस तरह के क्राफ्ट पर्सन होते थे, क्या बिजनेस सबसे मेन था, किस किस तरह की चीजें बनाई गई हैं। तो मृदभांडों में सबसे महत्वपूर्ण है उत्तरी काले चमकीले मृदभांड, और कपड़ों के उत्पादन के लिए वाराणसी और मदुरै दो प्रसिद्ध केंद्र थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे। यानी जैसे मजदूरों का संघ होता है, व्यापारियों का संघ होता है, ट्रेडर्स एसोसिएशन होता है, वो बहुत पहले से बनने लगे। इसी को श्रेणी कहा जाता था। तो अगर पूछा जाए कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के बाद जब व्यापार वाणिज्य में प्रगति हुई, तो जो व्यापारिक संघ बनाए गए उन्हें क्या कहा गया? तो उन्हें श्रेणी कहा गया। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था। यानी शिल्पकारों के भी अपने संघ होते थे। ये लोग काम का प्रशिक्षण देते थे, कच्चा माल उपलब्ध कराते थे, और इसके साथ साथ तैयार माल का वितरण यानी कि बाजार का प्रबंध भी ये करते थे। जबकि व्यापारियों की जो श्रेणियां थी, व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में भी काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को भी लौटा दिया जाता था, या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दान में दिया जाता था। तो ये ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के बाद जो आर्थिक जनजीवन है, जो इकोनॉमिक लाइफ है, जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई है, उसके बारे में एक यहाँ पर वर्णन करता है। जैसे आप देखिए, बैंकिंग जैसे परंपरागत व्यवस्था का विकास शुरू हुआ, श्रेणी के रूप में बैंकों का गठन हुआ, साहूकार महाजन जैसी व्यवस्था यहाँ से शायद प्रारंभ हुई होगी। आगे बढ़ते हैं।
तो क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट पर्सन की बात की गई कि नगरों में किस तरह के क्राफ्ट पर्सन रहते थे, वो किस तरह की चीजें बनाते थे, नगरीय जनजीवन कैसे चलता था। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इस समय की एक यूनिक चीज है, इस समय की एक अनोखी विशेषता की इस तरह से पॉटरी बनाई गई, इस तरह के वेयर तैयार किए गए। It gets its name from the fact that it is generally found in northern part of the subcontinent. ये भारतीय उपमहाद्वीप के चूंकि उत्तरी भागों में मिले, इसीलिए इसमें नॉर्दर्न टर्म यूज किया गया। इन पर एक चमक होती थी, शायद यहाँ आग पर पकाए जाने के कारण काले रंग इस पर और इनकी चमक के कारण ये नाम दे दिया गया, NBPW के नाम से इनको जाना गया। Remember that the archaeological evidences for many crafts may not have survived. We know from text that the manufacture of cloth was important. यानी कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री थी। There were famous centers such as Varanasi in Uttar Pradesh in northern India and Madurai in South India. यानी दक्षिण में सबसे प्रमुख वस्त्र उत्पादन केंद्र मदुरै था और नॉर्थ में सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर वाराणसी था। आगे बढ़ते हैं। फिर मेनी क्राफ्ट्स पर्संस एंड मर्चेंट्स नाउ फॉर्म्ड एसोसिएशंस नोन एज श्रेणीज। तो श्रेणीज क्या था? एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्संस। दीज श्रेणीज ऑफ क्राफ्ट पर्संस प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, procured raw material and distributed the finished product। तो इस तरह से कुल मिलाकर के यहाँ एसोसिएशन भी भूमिका निभाने लगा व्यापार वाणिज्य की प्रगति में या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। The श्रेणीज ऑफ मर्चेंट्स ऑर्गेनाइज्ड द ट्रेड। श्रेणीज आल्सो सर्व एज बैंक, यानी परंपरागत रूप से बैंकिंग सिस्टम का डेवलपमेंट भी इसी आर्थिक प्रगति के दौर में होने लगा। अब आते हैं उत्तरी काले चमक वाले पात्रों के बारे में बात करते हैं। ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्ठों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इस बर्तन की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था, इसीलिए इसका नाम पड़ा नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो नॉर्दर्न टर्म जिस एरिया में पाए गए हैं उसके आधार पर बना है। ब्लैक क्यों इसे यहाँ टर्म यूज किया गया, पॉलिश्ड क्यों टर्म यूज किया गया, और वेयर का मतलब पॉटरी से है। तो इस तरह से NBPW इस समय का एक यूनिक फीचर है और इसका नामकरण कैसे हुआ ये इसमें डिफाइन किया गया। आगे आते हैं। सूत कातने और बुनने के कुछ नियम। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं, यानी अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य की रचना है उसमें इसका जिक्र है। इससे पता चलता है कि इस समय कपड़े का व्यवसाय भारत में बहुत प्रसिद्ध था। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया। अर्थशास्त्र यहाँ पर कौटिल्य के राजनीतिक ग्रंथ का नाम है। इसमें लोक प्रशासन और शासन कला के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ, सन को तैयार करने के काम में विधवाओं को, सक्षम अक्षम महिलाओं को, भिक्षुड़ियों को, वृद्धा वैश्याओं को, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों को, सेविकाओं को और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता। यानी ये वर्णन किया गया है कि किस तरीके से ये जो यहाँ पर कपड़ा उद्योग था वो विकसित था और बहुत ही उन्नत अवस्था में था। फिर इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। इन लोगों से काम लेकर इन्हें पारिश्रमिक दिया जाता था। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल मंगवा सकती हैं, फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह से जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या उधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। यानी उस समय महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा फिर भी ठीक ठाक थी। आर्थिक रूप से उन्हें कहीं ना कहीं क्रियाओं को या आर्थिक क्रियाओं को करने में
स्वतंत्रता मिली हुई थी कि वो भी अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने लिवलीहुड के लिए इस तरह से काम करके पैसा अर्जित कर सकती थी। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना भी देना होगा, इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। यानी अंग भंग जैसा कठोर दंड भी उस समय था। तो रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड विविंग, जो स्पिनिंग एंड विविंग का काम उस समय होता था, उसके वर्णन से, यानी अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र है, इसमें किए गए वर्णन से पता चलता है कि वस्त्र उद्योग बहुत महत्वपूर्ण उद्योग था। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों काम करते थे और काम के कुछ यहाँ पर नियम निर्धारित थे। अब आते हैं, लिखा सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु। अरिकामेडु एक जगह है, इसका एक यहाँ पर एनालिसिस दिया गया है और इसके माध्यम से बताया गया है कि उस समय व्यापार दुनिया के साथ कैसे बढ़ा। मानचित्र 7 पृष्ठ संख्या 105 में अरिकामेडु को देखिए, पुडुचेरी में है। तो जब आप इस मैप को खोलेंगे तो इसमें आपको अरिकामेडु दिखाई देगा और अरिकामेडु आज की डेट में पांडिचेरी में, यानी पुडुचेरी जिसका नया नाम है। तो पृष्ठ 88 में रोम के बारे में जानकारी दी गई है, लगभग 2200 से 1900 साल पहले। तो 2200 साल पहले का मतलब ही यही हो गया कि लगभग फर्स्ट सेंचुरी बीसी के समय से ही, और 1900 साल पहले। तो अभी अगर हम मान ले 2000, तो उससे और 200 साल पहले चले जाएं तो हम कह सकते हैं कि लगभग सेकेंड सेंचुरी बीसी से, सेकेंड सेंचुरी बीसी से लेकर के और 1900 साल पहले का मतलब हो गया कि सेकेंड सेंचुरी एडी तक, सेकेंड सेंचुरी एडी तक। ठीक है, क्या हम कह सकते हैं 200 बीसी के बाद से लेकर के और फिर इसके बाद लगभग 200 एडी के बीच में, इस पूरे दौर में यहाँ अरिकामेडु एक महत्वपूर्ण पत्तन बना हुआ था। तो अरिकामेडु जो कि पुडुचेरी में है, यानी कि आप कह सकते हैं ये शायद जो तमिलनाडु का राज्य क्षेत्र है वहां अवस्थित है, जो पांडिचेरी का इलाका, यानी ये बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ था। तो ये एक पत्तन था, एक पोर्ट था, यहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा भी मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं, इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे, इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे। अब देखिए इसमें एक टर्म आपके सामने आया, एम्फोरा। एम्फोरा क्या है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र का एम्फोरा। भूमध्य सागरीय क्षेत्र का मतलब ही सीधा सा हो गया, ये बात इटली की हो रही है या ये बात रोम की हो रही है, क्योंकि अभी यहाँ पर आप नोटिस करें, पहले ही किया गया कि आप पृष्ठ 88 में रोम के बारे में दी गई जानकारी को पढ़िए। तो रोम के साथ अरिकामेडु का व्यापारिक संबंध यहाँ बताया गया कि रोम से एम्फोरा जैसा पात्र यहाँ पर मिला है जो रोम में बनता था, तो अरिकामेडु और रोम के बीच में व्यापार होता था। फिर अरिकामेडु से यहाँ पर जहाजों से सामान उतारने के एक गोदाम भी मिले हैं, यानी यहाँ ईंटों से बना जो ढांचा मिला वो संभवतः गोदाम था जहाँ सामान रखा जाता था। फिर एम्फोरा क्या है? ये एक पात्र है जिसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे, इसमें हैंडल लगे हुए हैं। आगे देखिए, फिर यहाँ एरेटाइन। अब ये एरेटाइन क्या है? जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं, तो साथ ही यहाँ से एरेटाइन भी मिला है, यानी एम्फोरा और एरेटाइन ये पात्र या बर्तन है। इसमें एरेटाइन मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन है। इन्हें इटली के एक शहर, इटली में एक शहर है एरेटाइन, शायद वहां ये बनाया गया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया एरेटाइन पात्र। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले जिनका डिजाइन तो रोम का था, लेकिन वो यही बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैम्प, शीशे के बर्तन और रत्न भी मिले हैं। तो ये दिखाता है कि अरिकामेडु एक व्यापारिक पत्तन था और यहाँ से रोम के साथ व्यापार चलता था। और अरिकामेडु की अवस्थिति आज की तारीख में भारत में तमिलनाडु से लगे हुए पुडुचेरी के इलाके में है और रोम के साथ इनका व्यापार होता था, तो ये एक रोमन बस्ती के रूप में डेवलप हो गया था।
साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे, यानी कपड़ों की यहाँ रंगाई की जाती थी। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले। तो अरिकामेडु भी एक प्रसिद्ध नगर है। अरिकामेडु रोमन बस्ती के रूप में दिखाई देता है क्योंकि यहाँ रोम की बनी कई चीजें मिली हैं, यानी भूमध्य सागर के तटीय भागों से यहाँ से व्यापार चलता था। तो आपके पेपर में इस पर एक प्रश्न आ सकता है कि भारत के किस पत्तन नगर से रोम के व्यापारिक साक्ष्य मिले, व्यापारिक संपर्क के साक्ष्य मिले हैं, यानी रोम और इंडिया में ट्रेड कॉन्टैक्ट था, इसका प्रमाण किस यहाँ नगर से मिलता है? तो आंसर हो जाएगा अरिकामेडु। ये दक्षिण में रोम के साथ व्यापार करने वाला एक प्रमुख क्षेत्र था। ये अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। तो पहले तमिल को लिखने के लिए भी ब्राह्मी का प्रयोग हुआ, इसीलिए इस लिपि को तमिल ब्राह्मी कहा गया है। तो अरिकामेडु को लेकर के एक क्लोजर लुक जो दिया गया, इसको आप पढ़ें तो इससे दो तीन बातें स्पष्ट होती हैं कि उस समय पोर्ट सिटी के रूप में अरिकामेडु एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर था, जो आज की तारीख में पुडुचेरी की टेरिटरी में है। और आज से लगभग 2200 साल पहले और 1900 साल पहले के बीच में रोम के साथ इसका व्यापारिक संपर्क रहा। रोम से कई चीजें यहाँ लाई गई, इसमें दो नाम बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक तो मैंने एम्फोरा आपको बताया। तो एम्फोरा क्या था? ये एक जार था जिसमें शायद कुछ लिक्विड चीजें रखी जाती थी। तो एम्फोरा के बारे में इसने जानकारी दी है और इसके साथ साथ एरेटाइन नाम का एक पात्र यहाँ पर बनाया गया। तो अरिकामेडु से रोम में बनी जो चीजें मिली हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट है एम्फोरा, और फिर इसी तरीके से दूसरा इंपॉर्टेंट है एरेटाइन। ये दो पात्र यहाँ पर पाए गए हैं। इसके अलावा और भी कुछ एविडेंस मिले हैं जो दिखाते हैं कि ये व्यापार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगरीय केंद्र था। अब विश्व के अन्य भागों के बारे में भी जैसे मैंने कहा, एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर जब कंप्लीट होता है तो विश्व के अन्य भागों पर चर्चा जरूर करते हैं। कहते हैं मानचित्र 6 में पृष्ठ संख्या 76 देखिए, उसमें रोम को ढूंढिए। ये यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे, यानी इसका समय भी अगर देखा जाए तो हम कह सकते ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में रोमन एम्पायर का निर्माण हो रहा था। रोम एक महत्वपूर्ण नगर यूरोप में विकसित हो रहा था। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी थी। रोमन एम्पायर के यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। आगे चलकर आप देखेंगे यही बैजेंटाइन साम्राज्य के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो बैजेंटाइन साम्राज्य की जो यहाँ राजधानी बनी कुस्तुनतुनिया, वो पहले पूरे रोमन क्षेत्र में फैली हुई थी। तो इस तरह से पश्चिम एशिया और पूरे यूरोप में और उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ रोमन साम्राज्य। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक का नाम दिया आगस्टस। यहाँ के महान राजा हुए, करीब 2000 साल पहले उन्होंने शासन किया, यानी आगस्टस रोम के, प्राचीन रोम के शासक थे। प्रथम शताब्दी ईस्वी इनका लगभग समय है। तो जिस समय भारत में कुषाण वंश की सत्ता थी या कनिष्क का शासन था, उसी दौरान रोमन साम्राज्य में आगस्टस नाम के एक महान राजा हुए। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। आगस्टस और उसके बाद के शासकों के कई मंदिर और महल भी बनाए गए। तो आगस्टस या उनके उत्तराधिकारियों के समय रोम में कई मंदिर बने, कई महल यानी पैलेस बनाए गए। आगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल बनवाए, एम्फी थिएटर का निर्माण करवाया। इसमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ीनुमा जगह होती थी जहां लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उसने स्नानागार भी बनवाए जहां स्त्रियों पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे, आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही से एक्वाडक्ट बनाए गए जिसके जरिए शहर के स्नानघरों, फव्वारों और गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। यानी उस दौर के आप डेवलपमेंट को देखें। यहाँ जो रंगमंडल या एम्फी थिएटर की बात की गई है,
ये एक तरीके से स्टेडियम जैसा आप कह सकते हैं संरचना थी, या जिसको थिएटर भी आज की डेट में हम कहते हैं, थिएटर या स्टेडियम जैसी संरचना इसमें तैयार की गई थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह का एक स्ट्रक्चर आपको दिखाया भी गया है कि रोम के राजाओं ने इस तरह से महान वास्तुकला के नमूने तैयार करवाए। एक एम्पी थिएटर का, सॉरी, ये एक एक्वाडक्ट का यहाँ चित्र दिया कि पानी कैसे यहाँ पर लाया जाता था। तो एल्सवेयर इसके माध्यम से रोम का इतिहास भी आपके सामने डिस्कस किया गया, क्योंकि रोम के साथ ही अरिकामेडू का व्यापारिक संबंध था, उसको ध्यान में रखकर ये चर्चा की गई। अब जितनी चीजें आपने पढ़ी है उसको ब्रीफ में यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं, एक क्विक रिवीजन दे रहे हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले हुई, यानी हम कह सकते हैं लगभग 1000 बीसी के आसपास लोहे का प्रयोग शुरू हुआ। फिर लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर, आहत सिक्के, ये सब 2500 साल पहले हुआ। तो ये बात हो गई लगभग 600 बीसी से 500 बीसी के बीच की, यानी 500 बीसी तक आते आते लोहे का प्रयोग बढ़ने लगा। फिर संगम साहित्य की रचना 2300 साल पहले हुई, यानी लगभग 300 बीसी के आसपास तमिल साहित्य का सृजन किया गया मदुरै में। फिर अरिकामेडू का पत्तन, ये अरिकामेडू एक पोर्ट सिटी थी दक्षिण में, जो आज से लगभग 2200 साल पहले से लेकर 1900 साल पहले तक व्यापार के नजरिए से एक प्रसिद्ध पत्तन नगर बना रहा। तो बच्चों, आज जो मैंने पूरा टॉपिक बहुत क्विक आपके सामने डिस्कस किया है, उसमें उन सारी चीजों को अंडरलाइन कर दी है जिससे प्रश्न निकल सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ प्रश्नों को सामने रख करके मैं आपके सामने उदाहरण भी रख दूं कि एनसीईआरटी जो आपने पढ़ा है उसमें से भी कैसे प्रश्न आ सकते हैं पेपर में। तो क्विज एक बार देख लेते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कुछ हल्के प्रश्न मैं सामने रख रहा हूं, लेकिन ऐसे कई प्रश्न आपके इस चैप्टर से बन सकते हैं। तो एक बार आप सब कंफर्मेशन दीजिए कि क्या आप सब क्विज के लिए तैयार हैं। अगर आप प्रश्नों को हल करने के लिए तैयार हैं तो थम्स अप करिए, जिससे मैं टेस्ट स्टार्ट करूं और देखूं कि कल और आज जो मैंने आपको पढ़ाया है उसके बेस पर आप इस अध्याय के 4-5 प्रश्नों का कितना सहजता से उत्तर दे सकते हैं। तो सबसे पहले स्मिता ने ओके कर दिया, उन्होंने कहा हाँ सर हम टेस्ट के लिए तैयार हैं। और भी 2-4 बच्चे कर दें, राज पटेल ने भी कहा है, मनीष ने भी कहा है। चलिए, आप सब इसका मतलब टेस्ट देने के लिए तैयार हैं। तो मैं टेस्ट की शुरुआत करता हूं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? When did the use of iron start in the Indian subcontinent? बिल्कुल सुरेंद्र। चलिए उत्तर दीजिए, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? When did the use of iron start in the Indian subcontinent? 1500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले, 3500 वर्ष पहले, 2700 वर्ष पहले। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? आंसर होना चाहिए। देखिए, इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं ये दो जगह फंसा रहा, तो और 3500। 3500 तो इसलिए बच्चों नहीं लगाइएगा क्योंकि 3500 साल पहले को अगर लिखा जाए तो ये 1500 बीसी हो जाएगा, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। और 2500 वर्ष पहले को अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा, हम कह सकते हैं 500 बीसी। तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग, ठीक है, लोहे की खोज लगभग 1000 बीसी के आसपास हुई। अगर हम लोहे की खोज की बात करें, लोहे की खोज की बात करें तो 1000 बीसी हम कह सकते हैं, यानी इस संदर्भ में कह सकते हैं लगभग 3000 साल पहले। 3000 साल पहले, अगर ऑप्शन में 3000 साल पहले होता तो एग्जैक्ट आंसर आपको वही लगाना, लेकिन जब ऑप्शन इस तरह से आपको मिले जहां फंस रहे हो, तो ऐसे में थोड़ा सा स्मार्टनेस करते हैं कि लगभग 1000 बीसी में लोहे की खोज हुई और इसका प्रयोग बढ़ना शुरू हुआ वो लगभग 2500 साल पहले। तो यहां पर आंसर भी अगर हमें चुनना होगा तो हम बी ऑप्शन चुनेंगे, क्योंकि ये नियरेस्ट पॉसिबल आंसर है, ये क्लोजेस्ट ऑप्शन है जहां हम आंसर लगा सकते हैं। वैसे एग्जैक्ट आंसर यहां पर होना चाहिए था
3000 ईयर्स एगो। अगर ऑप्शन में ये लिखा होता 3000 ईयर्स एगो तो करेक्ट आंसर ये हो जाता, लेकिन इसमें कहीं भी ऑप्शन में 3000 दिया ही नहीं है। ये रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो 2500 वर्ष पहले अगर ऑप्शन में मिल रहा है तो इन दोनों में चुनते समय आपको यही ध्यान रखना होगा कि ये आंसर ज्यादा सटीक है कि लगभग 500 बीसी में लोहे का प्रयोग अधिकाधिक होने लगा था, तो आंसर यहां पर ये हो जाए। और बाकी ना ए ऑप्शन हो सकता है, ना सी और ना ही डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिल कवियों के सम्मेलन, इसे सामान्यतः संगम के नाम से जाना गया, का आयोजन स्थल था। तमिल कवियों के सम्मेलन, जिसे सामान्यतः संगम के नाम से जाना गया, का आयोजन स्थल क्या था? द वेन्यू ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ तमिल पोएट्स कॉमनली नोन एज संगम वाज अरिकामेडू, तंजौर, मदुरै, कुहार। तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों क्या लगाएंगे कि जो तमिल कवियों का सम्मेलन हुआ, दरअसल इनके 3 सम्मेलन हुए थे और ये तीनों सम्मेलन एक नगर के आसपास ही, हालांकि आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें और भी नाम आपको मिलेगा, जैसे कपाटपुरम अलवय के आसपास का क्षेत्र भी, लेकिन इसमें से जो आंसर आपको लगाना है वो आंसर हो जाएगा मदुरै। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। मदुरै नामक स्थान पर, जो कि पांड्यों की राजधानी थी मदुरै, यहीं पर जो है संगम का आयोजन किया गया, तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए। महाजनपदों में मिलने वाले वलय कूप का उपयोग होता था। द रिंग बेल्स फाउंड इन द महाजनपदास वर यूज्ड फॉर। तो जो महाजनपदों में वलय कूप मिले, इनका प्रयोग किस लिए किया जाता था? कपड़े धोने में, लॉन्ड्री की तरह इनका यूज होता था, इरिगेशन में इनका यूज होता था, या फिर कूड़ेदान के रूप में, गार्बेज डंप के रूप में यूज होता था, या नालियों के रूप में इनका प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है, एक लॉन्ड्री, एक इरिगेशन, एक गार्बेज डंप, एक ड्रेन्स, तो इनमें से आपको 2 कोई चुनना है, क्योंकि 2-2 के पेयर में ऑप्शंस दिए गए। तो महाजनपदों में जो वलय कूप मिले, इसका चित्र भी कल की क्लास में आपको दिखाया था। मैंने कहा दिल्ली के पास इस तरह के वलय कूप मिले हैं पुरातात्विक साथ, जो महाजनपद काल के हैं। ये दिखाते हैं कि इनका प्रयोग गार्बेज डंप के रूप में होता था या ड्रेन्स के लिए इनका यूज किया जाता था। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 4, और 3 और 4 ऑप्शन सी है। तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों आपको ऑप्शन सी लगाना था कि इनका उपयोग वो कूड़ेदान के रूप में और नाली के रूप में होता था। आप में से बहुत सारे बच्चों ने गलत भी लगा दिया, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। संगम साहित्य की रचना कब हुई थी? संगम साहित्य के बारे में हमने बात ही की। संगम साहित्य जो कि तमिल कवियों के सम्मेलन में रचा गया, ये तमिल ग्रंथ है, और इसमें मैंने कुछ नाम भी आपको बताए थे। जैसे मैंने कहा था, यहाँ पर मणिमेखलय नाम का एक ग्रंथ लिखा गया है। मणिमेखलई, ये भी एक तमिल साहित्य है, संगम साहित्य है। और इसी तरीके से आप अगर देखें तो यहाँ पर मणिमेखलय के अलावा एक और शिल्पाधिकारम जैसा महत्वपूर्ण ग्रंथ रचा गया। तो शिल्पाधिकारम और मणिमेखलय, ये 2 प्रसिद्ध संगम महाकाव्य कहलाते हैं। इनकी रचना आज से लगभग 2300 साल पहले हुई थी, यानी 300 बीसी के आसपास ये रचे गए थे। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इस प्रश्न का उत्तर आपको ऑप्शन बी लगाना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आहत सिक्के सामान्यतः होते थे। पंच मार्क कॉइन्स वर जनरली वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार, यानी स्क्वायर में होते थे, रेक्टेंगुलर होते थे, राउंड शेप में होते थे। किस आकार में बनाए जाते थे जो आहत सिक्के, जो भारत के प्राचीनतम सिक्के माने गए हैं, जो कि चांदी और तांबे के जनरली बनाए जाते थे, इनका आकार कैसा होता था? स्क्वायर शेप में, या रेक्टेंगुलर, या गोलाकार? तो आपको यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी डी में से एक सही उत्तर बताना है। क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले ही आप सबने पढ़ा कि जो ये प्राचीन सिक्के मिले हैं भारत के,
ये वर्गाकार भी थे, आयताकार भी मिले और गोलाकार भी मिले, तो आंसर क्या हो जाएगा? तीनों। यानी इस प्रश्न का उत्तर आपको ऑप्शन डी लगाना है और आप सबने बिल्कुल सही लगाया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कुषाण साम्राज्य की दूसरी राजधानी कहाँ थी? वेयर वाज द सेकंड कैपिटल ऑफ द कुषाण एम्पायर? तो कुषाण साम्राज्य, खासकर इस साम्राज्य में जब हम कनिष्क की बात करते हैं, कनिष्क जो कि इस वंश के, कुषाण वंश के सबसे महान राजा हुए, तो इनके समय इनकी दो राजधानियां थीं। एक राजधानी तो मैंने आपको पहले ही बताई और दूसरा यहां पर बताया जा रहा है। ठीक, तो इसमें से आप देख सकते हैं कि एक ऑप्शन लिखा है पुरुषपुर। पुरुषपुर जो वर्तमान में पाकिस्तान में पेशावर है, ये पहली राजधानी थी, ये भी इनकी राजधानी थी और ये इनकी पहली राजधानी थी। और इसी तरीके से कुषाणों की दूसरी राजधानी पूछी गई है, तो आंसर क्या हो गया? मथुरा, यानी ऑप्शन सी। तो आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का मथुरा, यानी ऑप्शन सी। तो इसी के साथ बच्चों आज का सेशन मैं समाप्त करता हूं और आपका चैप्टर नंबर 9 अब स्टार्ट होगा। 8 चैप्टर मैं कंप्लीट कर चुका हूं। कल फिर सेम टाइम पर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।